नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ठंड को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। झारखंड में आज ठंड को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि बीते दिन लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली थी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार आज आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के कारण झारखंड के न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। आज झारखंड के 24 जिलों में से अधिकांश में न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान 8 हजारीबाग जिले में दर्ज किया गया, जबकि राज्य का अधिकतम तापमान 29 चाईबासा में दर्ज किया गया। पिछले कई दिनों से राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 7 से 12 जनवरी तक के मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। 7 जनवरी को राज्य के 15 उत्तरी और दक्षिण पूर्वी जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा, कोदरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एचएमपीवी वायरस से बचाव को लेकर झारखंड में भी गाइडलाइन जारी। कर्नाटक और गुजरात में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एचएमपीवी की पुष्टि के बाद झारखंड भी अलर्ट हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी वायरस पहले से मौजूद है, पर ज्यादा आक्रामक नहीं है। इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी है। इस वायरस से बचाव को लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की। साथ ही बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सचिव अजय कुमार सिंह ने एचएमपीवी से निपटने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया। सोमवार को इसको लेकर रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ मनोज कुमार ने तैयारियों का आकलन किया। एहतियातन जांच किट का ऑर्डर भी दे दिया गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि घबराने की अभी जरूरत नहीं है। आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत तैयारी की जा रही है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा सहाय ने बताया कि इसके संक्रमण से खांसी, सर्दी, बुखार, गले में खराश और कमजोरी होती है। यह 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है। केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचे धनबाद के कौशलेंद्र। 12 सवालों के सही जवाब देकर जीते 12.5 लाख। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में झारखंड के धनबाद के कौशलेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे थे। झरिया के कतरास मोड़ निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को 12.5 लाख रुपए जीते। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे कौशलेंद्र ने 12 सवालों के सही जवाब दिए। 13वें सवाल का सही उत्तर नहीं आने पर उन्होंने ट्वीट कर दिया। कौशलेंद्र ने बताया कि वह कोयला ढुलाई का काम करते हैं, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। उनका सपना था कि वह आईएएस बने, मगर पैसे की कमी के चलते पढ़ाई नहीं कर सके। उन्होंने जीती हुई राशि को लेकर कहा कि वह यह रकम अपने 3 साल के बेटे दक्ष और 3 माह की बेटी दीक्षा की पढ़ाई और परिवार पर इस्तेमाल करेंगे। शो के दौरान कौशलेंद्र सिंह ने बताया, आज वह जहां बैठे हैं वहां ना तो उन्होंने और ना ही उनकी किसी पीढ़ी ने बैठने के बारे में सोचा होगा। मेरे साथ पहली बार बहुत कुछ हुआ। मैं पहली बार प्लेन में चढ़ा, बड़े होटल में रुका जहां मखमली बेड थी, समय पर तीनों वक्त तक खाना मिला, काम का कोई टेंशन नहीं था। मैंने अगर थोड़ी भी पढ़ाई की होती तो यहाँ तक आने में 24 साल नहीं लगते। कब मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। राज्य सरकार पर फिर हमलावर हुए बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गैस सिलेंडर को 450 रुपए में देने के सरकार के वायदे को याद दिलाया है।
सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल ने लिखा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने घोषणा की थी कि 1 दिसंबर से हर परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अब चुनावी जीत के बाद कांग्रेस कोटे से नियुक्त वित्त मंत्री का रुख अचानक बदल गया है। वे अब कह रहे हैं कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए गठबंधन के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की मंजूरी जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस ने झामुमो की सहमति के बिना यह वादा कर दिया था, और अगर झामुमो वाकई इस वादे को लागू करने में बाधा बना हुआ है तो कांग्रेस को खुलकर जनता के सामने सच रखना चाहिए। गठबंधन का बहाना बनाकर अपने चुनावी वायदों से पीछे हटकर झामुमो कांग्रेस जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रही है। चुनावी वायदे केवल वोट बटोरने का जरिया नहीं होते, बल्कि जनसेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीक होते हैं। इसलिए आरोप प्रत्यारोप छोड़कर जनता को जल्द से जल्द 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की पहल शुरू की जाए। घूस लेते पकड़े गए रांची सदर सीओ मुंशी राम सस्पेंड, आदेश जारी। राज्य सरकार ने घूस लेते पकड़े गए रांची सदर सीओ मुंशी राम को सस्पेंड कर दिया है। भू राजस्व विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार निलंबन की अवधि 2 जनवरी से मान्य होगी। बताते चले कि एसीबी ने मुंशी राम को 37,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एसीबी की टीम ने मुंशी राम के घर पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से 11,42,000 नकद बरामद किए गए थे। रातू लूटकांड में शामिल आरोपियों का पोस्टर जारी, सूचना देने वाले को मिलेगा 20,000 का इनाम। रांची के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत काठीटांड स्टेट बैंक के पास पेट्रोल पंप के कर्मियों से पैसे छिनतई करने वाले आरोपियों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। आरोपियों का पता बताने वालों को पुलिस 20,000 रुपए का इनाम देगी। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने की बात कही गई है। बता दें कि 26 दिसंबर को अपराधियों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के कर्मी से 13.66 लाख लूट लिए थे। रांची पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि काठीटांड स्थित स्टेट बैंक के पास हुए लूटकांड में शामिल अपराधियों की पहचान हो गई है। अपराधियों के बारे में कोई भी बेझिझक सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि 26 दिसंबर को रातू के रिलायंस पेट्रोल पंप के कर्मी से दिनदहाड़े अपराधियों ने 13.66 लाख रुपए छीनकर भाग गए थे। यह घटना एसबीआई रातू शाखा के मुख्य गेट पर दोपहर करीब 12:30 बजे घटी थी। उस वक्त पंप के कर्मी बिमल मिश्रा अपने एक सहकर्मी अनीश कुमार के साथ से रुपए जमा करने बैंक आए थे, लेकिन बैंक में घुसने से पहले ही अपराधियों ने वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अपराधी पल्सर बाइक पर सवार होकर आए थे। इसके बाद इस संबंध में रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। रांची डीसी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, अबुआ साथी के जरिए जन शिकायत की होगी सुनवाई। रांची डीसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर आम जनों की समस्या के समाधान के लिए नई पहल शुरू की है। अब जिले के निवासी अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने जन शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर पर लोग अपनी समस्याओं को अबुआ साथी के तहत भेज सकते हैं। इस नई व्यवस्था से प्रशासन को शिकायतों के समाधान में तेजी लाने में मदद मिलेगी और नागरिकों को भी अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान मिलेगा। यह पहल प्रशासन की जनता से जुड़ाव बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन ने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतें भेजने वाले नागरिक अपनी समस्याओं का पूरा विवरण भेज सकते हैं। इसके साथ ही नाम और संपर्क जानकारी भी भेजें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का उद्देश्य शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना है।
रांची जिला प्रशासन की इस पहल से नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान जल्द और प्रभावी तरीके से मिल सकेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर रघुवर दास ने कही बड़ी बात, बोले अति आत्मविश्वास बना हार का कारण। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 10 जनवरी को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं इसके बाद से वह झारखंड की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे। इसी बीच उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने भाजपा की करारी हार को लेकर बड़ी बात कह दी है। दरअसल उन्होंने दैनिक भास्कर अखबार के जमशेदपुर के कुमार भवानंद के साथ खास बातचीत में बड़ी बेबाकी से कहा है कि अति आत्मविश्वास पार्टी की हार का कारण बना। बता दें कि 2024 का विधानसभा चुनाव रघुवर दास के बगैर झारखंड में लड़ा गया, जिसका परिणाम अच्छा नहीं आया। यही वजह है कि जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी को करारी हार मिली है, उसको देखते हुए बीजेपी की ओर से रघुवर दास को एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में वापस लाया गया है। रघुवर दास की फिर से राजनीति में एंट्री के बाद कई तरह के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। इन्हीं कयासों को लेकर जब कुमार भवानंद ने उनसे पूछा कि क्या आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो इस पर उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मुझसे किसी ने बात नहीं की है। हाँ, यह मैं कह सकता हूँ कि झारखंड की सेवा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मंत्री की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के बाद शुरू किए गए आपराधिक मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर दायर की गई थी। यह मामला न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष पेश किया गया। पीठ ने झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने टिप्पणी की कि मंत्री का यह कदम केवल प्रचार के उद्देश्य से किया गया था और इसमें कानून के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। पीठ ने यह भी कहा कि मंत्री या तो अकेले पीड़िता से मिलने जा सकते थे या किसी एक व्यक्ति को साथ ले जा सकते थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड उच्च न्यायालय के पिछले साल सितंबर में पारित आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय करने के दुमका अदालत के नवंबर 2022 के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। आरोप है कि याचिकाकर्ता और उनके समर्थक अक्टूबर 2018 में पीड़िता और उसके परिवार के प्रति समर्थन जताने के लिए एक अस्पताल गए थे। इस दौरान मंत्री पर आरोप लगा कि उन्होंने पीड़िता का नाम और तस्वीर मीडिया के साथ साझा की थी। धनबाद में बीसीसीएल एरिया में 5 लोग शव के साथ कर रहे हैं प्रदर्शन, मुआवजे की मांग। बीसीसीएल एरिया 5 में संचालित आउटसोर्सिंग में हुए हादसे में घायल कर्मी मुन्ना चौहान की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोग शव को कंपनी परिसर में रखकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के विरोध की वजह से कंपनी में काम पूरी तरह से ठप है। प्रदर्शन कर रहे लोग 24 घंटे से ज्यादा समय से डटे हैं। ये लोग मृतक के आश्रित को नौकरी और 4 बेटियों को 25-25 लाख रुपए देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल संयुक्त मोर्चा यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि कंपनी द्वारा दबाव बनाकर आग्रहित स्थान पर ऑपरेटर मुन्ना चौहान को काम के लिए भेजा गया था। ओबी हटाने के दौरान आग्रहित ओबी पीसी ऑपरेटर केबिन का शीशा को तोड़ते हुए घुस गया, जिसमें वह झुलस गया। जख्मी हालत में उसे बोकारो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कंपनी कर्मियों की मांग है कि कंपनी आश्रित पत्नी को नौकरी के अतिरिक्त मुआवजा और 4 बेटियों के नाम पर 25-25 लाख रुपयों की राशि दे। इसके साथ ही बेहतर शिक्षा की
व्यवस्था करे। जब तक मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने अगर आनाकानी की तो BCCL एरिया 5 की सभी इकाइयों का चक्का जाम किया जाएगा। सूचना आयुक्त समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और विधानसभा को निर्देश दिया है कि झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष का नेता नामित करे। यह आवश्यक कार्य है और इसे 2 सप्ताह में किया जाना चाहिए, ताकि चयन समिति इसके तुरंत बाद चयन प्रक्रिया शुरू कर पाए। दरअसल झारखंड में राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरने के आग्रह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब तक हुई सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव को अनुपालन हल्फनामा दाखिल किया था, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि जून 2024 को एक विज्ञापन दिया गया था, लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता की घोषणा नहीं की गई है। क्योंकि विपक्ष का नेता चयन समिति का सदस्य है, इसलिए बैठक नहीं बुलाई जा सकी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड में वर्ष 2020 से राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है। मुख्य सूचना आयुक्त सहित कई पद लंबे समय से रिक्त है। इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड HMPV वायरस से निपटने के लिए तैयार, 2 से 3 दिन में रिम्स में शुरू होगी जांच। चीनी वायरस HMPV को लेकर झारखंड भी अलर्ट है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्तमान में HMPV ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस वायरस के संबंध में कोई तत्काल चिंता नहीं है, क्योंकि यह आबादी के लिए तत्काल खतरा पैदा नहीं करता है। राज्य सरकार ने किसी भी संभावित स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी और व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ नियमित संचार बनाए रख रहा हूं। वर्तमान में हमें किसी भी अलार्म के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों से कोई औपचारिक संचार नहीं मिला है। मैंने विभाग के सचिव को राज्य भर में तैयारियों के मौजूदा स्तर का आकलन करने के लिए सिविल सर्जनों के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। कहा कि मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं और तत्काल चिंता का कोई कारण नहीं है। हालांकि चल रहे सर्दी के मौसम को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान वे स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हम सभी को सूचित रहने, स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करने और अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय करने की दृढ़ता से सलाह देते हैं। राज्य सरकार सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। धनबाद में पकड़े गए 4 साइबर क्रिमिनल्स, रांची CID ने उपलब्ध कराया था इनपुट। धनबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खबर है कि सरायढेला स्थित भूईफोड़ मंदिर के पास CMPF कोऑपरेटिव कॉलोनी में साइबर पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 बिहार के बांका, 1 जमुई और 1 तेतुलमारी का निवासी है। ये चारों ठग BCCL के एक रिटायर कर्मचारी के घर में पिछले 15 से 20 दिनों से किराए पर रह रहे थे। ये लोग ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी और विभिन्न कंपनियों के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाते थे। पुलिस ने उनके पास से 23 मोबाइल, 1 आईपैड, 1 लैपटॉप, 7 बैंक खातों से जुड़े बार कोड, कई ATM कार्ड और 1 वाईफाई डिवाइस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। झरिया निवासी प्रिंस मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है, जिसकी तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया कि प्रिंस ने ही उन्हें कॉलोनी में ठहराया था। आरोपियों ने छात्र बनकर घर किराए पर लिया था। इनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें हर महीने 15,000 रुपए मिलते थे और बदले में वे गेमिंग और कॉल्स के जरिए ठगी करते थे। पांडे गिरोह गैंगवार, कुख्यात डॉन विकास तिवारी समेत 10 के खिलाफ एफआईआर। पलामू पुलिस ने बनाया एसआईटी। पांडे गिरोह गैंगवार मामले में कोयलांचल के डॉन विकास तिवारी और गिरोह से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। गैंगवार में मारे गए भरत पांडे के पिता के आवेदन के आधार पर सभी के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा किया गया है। रविवार की रात पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गरदा में हुई गैंगवार में अपराधियों ने भरत पांडे एवं दीपक साव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों कोयलांचल में आपराधिक गिरोह का संचालन करते थे और रामगढ़ के पतरातू के रहने वाले थे। घटना के बाद पुलिस की जांच में कई बातों का खुलासा हुआ है। भरत और दीपक को गोली मारने वाले शूटरों को पुख्ता जानकारी थी कि दोनों किस घर में रुके हैं और घर के कौन से कमरे में सोए हुए हैं। अपराधी घर के अंदर सीधे भरत और दीपक के कमरे में ही दाखिल हुए थे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी कुछ दूर तक पैदल भागे थे। उसके बाद वाहन का इस्तेमाल किया था। पुलिस का स्निफर डॉग द्वारा घर से मुख्य सड़क तक छानबीन हुई। किसी को मनिया सम्मान की राशि नहीं मिल रही, किसी को कर रहा परेशान। मंत्री इरफान के जनता दरबार में पहुंची शिकायतें। नई सरकार गठन के बाद से सीएम हेमंत सोरेन के साथ सभी मंत्री एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सभी मंत्री जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनने के साथ पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जनता की समस्या सुनी। इस दौरान कुल 40 शिकायतें मंत्री के पास पहुंची, जिसमें सबसे अधिक स्वास्थ्य से जुड़ी 8 शिकायतों के साथ नौकरी से संबंधित 7, जमीन विवाद और को ऑफिस के 3 और थाना से संबंधित 2 आवेदन के साथ मनिया सम्मान और अबुआ आवास से संबंधित शिकायतों को मंत्री ने सुना। साथ ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। जनता दरबार में पहुंचे नगड़ी अंचल के एक फरियादी में बताया कि उसकी 14 डिसमिल जमीन को 4 डिसमिल कर दिया गया। वह सुधार के लिए 1 साल से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्व कर्मचारी और सीआई की तरफ से 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। वहीं दूसरे फरियादी फार्मासिस्ट थे। वह प्राइवेट कॉलेजों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि परीक्षा में पैसा लेकर पास कर दिया जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई फार्मासिस्ट बिना जानकारी के काम करता है तो वह गलत दवा दे सकता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य का नुकसान होगा। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आए रांची के रिम्स में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से अपनी समस्याओं को अवगत कराया। मेरी समस्या है कि विगत 6 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे हैं और परमानेंट करने की बात हमने रखी। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से हमें आश्वासित किया गया है। होमगार्ड जवानों के एरियर भुगतान का डबल बेंच में होगा फैसला। हाईकोर्ट में हाजिर हुए डीजीपी और होमगार्ड डीजी। झारखंड के होमगार्ड जवानों के एरियर भुगतान से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसएन पाठक की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता और होमगार्ड के डीजी अनिल पाल्टा मौजूद थे। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट को बताया कि एरियर भुगतान मामले में कोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई है, इसलिए डबल बेंच के आदेश के बाद राज्य सरकार इस पर पहल करेगी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूर्व के ऑर्डर के अनुसार 10 अगस्त 2024 को राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों को 500 रु दैनिक कर्तव्य भत्ता की जगह पुलिसकर्मियों के समकक्ष भत्ता की राशि 1088 रु करने का आदेश जारी कर दिया था।
होमगार्ड एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया कि होमगार्ड जवानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। अब डबल बेंच में मजबूती के साथ पक्ष रखा जाएगा। 25 अगस्त 2017 को हाईकोर्ट ने होमगार्ड के जवानों के पक्ष में फैसला सुनाया था। उसके बाद राज्य सरकार ने 10 अगस्त 2024 से बढ़ा हुआ भत्ता देने का संकल्प जारी किया था, लेकिन होमगार्ड जवानों की दलील थी कि जिस तारीख को उनके पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसी तारीख को आधार बनाकर बढ़ा हुआ भत्ता देना होगा। इससे पहले 6 जनवरी को होमगार्ड जवानों की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान होमगार्ड डीजी के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जस्टिस SN पाठक की अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।